हेलो गाइस, पूरे एफआर के सिलेबस में पता है क्या, कहीं पे बोलता है इन दोनों का हायर ले लेना, इन दोनों का लोअर ले लेना। तो अब समझ में नहीं आता है कि कहां पे हायर लेना था, कहां पे लोअर लेना था। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं क्या किया, पूरा एफआर का सिलेबस को एनालाइज किया और उसमें जहां जहां हायर लेना है या लोअर लेना है उसका पूरा एक समरी बना दिया। वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने आया हूं। अब इसमें जब मैं डिस्कस करूंगा ना तो आपको लगेगा सर ये तो हमें आता है। हाँ, तो मैं भी ऐसा कहां कुछ बोल रहा हूं कि मैं कुछ नया डिस्कस करने वाला हूं। आपको ऑलरेडी आता है तो ये वीडियो देखना क्यों है। ये वीडियो देख लोगे तो आपके माइंड में बुकमार्क बन जाएगा कि हाँ, यहां पे हायर लेना था, यहां पे लोअर लेना था। ओके, सो इस वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक किए बिना तो मत जाना। ओके, तो आ जाओ, इसको डिस्कस करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स डिस्कस करके रैप अप करते हैं। आ जाओ, तो आ जाओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंड एस 36। तो इसमें हमें क्या करना है, हायर लेना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल या वैल्यू इन यूज का हायर। क्यों? एक रैशनल पर्सन क्या करेगा, उसको जहां हायर बेनिफिट्स मिलेगा वो उस पे जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड, जब हम लोग इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल करते हैं तो रिवर्सल कैसे करेंगे, तो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया होगा, ध्यान है क्या। ये जो आपका रेड लाइन है, मतलब इस लाइन से ऊपर आप अपने असेट की वैल्यू को लेके नहीं जा सकते हो, लेके नहीं जा सकते हो ना। तो अब क्या हुआ, आपका असेट का लाइफ चल रहा है और असेट को आप डिप्रिसिएट कर रहे हो, नॉर्मल ऑन एसएलएम बेसिस आप डिप्रिसिएट कर रहे हो। यहां पे आपने असेट को इंपेयर किया और अब ये लाइन पे आ गया आपका असेट, ये लाइन पे आ गया आपका असेट। यहां पे आप इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करना चाहते हो। तो आप रिवर्स करोगे, अगर आपका यहां पे कैरिंग अमाउंट है 15, कैरिंग अमाउंट है आपका 15 और यहां पे आपका रिकवरेबल अमाउंट है 25, रिकवरेबल अमाउंट। अब देखो, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का मतलब क्या, बैक टू पवेलियन। अगर ये असेट शुरू में इंपेयर नहीं होता तो वहां तो अभी क्या इसका वैल्यू होता, तो मैक्स टू मैक्स हम 20 तक ही लेके जा सकते हैं, 25 तक इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं अप टू 20, अप टू 20, अप टू 20। लेकिन अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट 18 ही है तो क्या हम तब भी 20 तक रिवर्स करेंगे? नहीं, तो हम लोग 18 तक करते हैं। सो इसलिए द कॉन्सेप्ट इज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट अगर इंपेयरमेंट नहीं होता, या रिकवरेबल अमाउंट। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, आपका रिकवरेबल अमाउंट अगर 25 है, कैरिंग अमाउंट अभी इंपेयरमेंट के बाद आपका 15 है, रिकवरेबल अमाउंट 25 है और आप रिकवरेबल अमाउंट आपका 25 है और आपका कैरिंग अमाउंट होता 20, अगर हम लोग असेट को इंपेयर नहीं करते तो हम लोग मैक्स टू मैक्स यहां तक ही इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग कितना का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करेंगे? 5 का। चलो एक क्वेश्चन को चेंज करता हूं, अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट 25 नहीं हो कि 18 तक है तो 20 तो मैक्सिमम वहां तक जा सकते हैं ना। तो हम लोग हमेशा क्या मैक्सिमम पे जाएंगे? क्या नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 18 तक रिवर्स करेंगे इंपेयरमेंट लॉस, 18 तक रिवर्स करेंगे। दैट्स द रीजन व्हाई वी टेक लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट अंडर इंड एस 36 या रिकवरेबल अमाउंट। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंड एस 105 का इंपेयरमेंट। तो 105 में क्या करते हैं, वी टेक लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। जब हमारा असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होता है तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, और जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग पी एंड एल में एज इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ जब आप इंड एस 105 का जो हेल्ड फॉर सेल होता है उसका अगर हम लोग प्लान चेंज करते हैं, जब हम लोग प्लान चेंज करते हैं तो अगेन वी रिकॉर्ड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट अंडर इंड एस 105 या रिकवरेबल अमाउंट। तो एक बात ध्यान में रखना, इंड एस 36 में जब आप इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करते हो और रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे हो तो वी टेक द हायर वैल्यू। ओके, जब आप रिवर्स कर रहे हो तो वी टेक द लोअर वैल्यू। नाउ जब आप इंड एस 105 में इंपेयरमेंट लॉस का टेस्टिंग कर रहे हो तो वी टेक द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्पोजल। जब आप प्लान चेंज कर रहे हो तब भी आप लोअर ही ले रहे हो कैरिंग अमाउंट इफ 105 का इंपेयरमेंट नहीं होता या रिकवरेबल अमाउंट। क्लियर?
अब चलते हैं आगे। तो आगे है इंड एस 103 का बिजनेस कॉम्बिनेशन रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। तो रिप्लेसमेंट अवार्ड में आपको मालूम होगा कि दो अवार्ड, एक होता है प्री कॉम्बिनेशन, एक होता है पोस्ट कॉम्बिनेशन। पोस्ट कॉम्बिनेशन को एक बार हटाओ, प्री कॉम्बिनेशन वाला का बात करते हैं। तो प्री कॉम्बिनेशन अवार्ड का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन में ऐड करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन जो ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर्ड पीरियड टिल डेट ऑफ एक्विजिशन तक कितना पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। अब ये टोटल वेस्टिंग पीरियड कैसे निकालते हो, इट इज द हायर ऑफ ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड जो अक्वायरी ने इशू किया था उसका ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड क्या है, और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड इसका हायर लेंगे, हम लोग हायर लेंगे। अब इसका हायर का समझो बात को, यहां पे क्वेश्चन से समझा रहा हूं मैं। बोला डक लिमिटेड ने हैड सर्टेन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड, डक लिमिटेड आपका अक्वायरी कंपनी है। बोला फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड कितना है, 12 लाख। टिल डेट ऑफ एक्विजिशन एम्प्लॉयज ऑलरेडी सर्व 2 इयर्स, तो आपका एक्सपायर्ड पीरियड हो गया 2 इयर्स। अब हमें चाहिए टोटल वेस्टिंग पीरियड विच इज द हायर ऑफ ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड एंड रिवाइज वेस्टिंग पीरियड। तो आपका ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड कितना है, 5 इयर्स। रिवाइज वेस्टिंग पीरियड कितना है, तो रिवाइज वेस्टिंग पीरियड इज इक्वल टू एक्सपायर्ड पीरियड टिल डेट ऑफ एक्विजिशन 2 इयर्स प्लस डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद इंप्लॉयज को कितना साल और सर्विस करना पड़ेगा। तो बोला एज पर द न्यू अवार्ड्स द वेस्टिंग पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। सो दोनों का हायर कितना हो गया, 5। तो हम लोग यहां पे 5 ले लिए। क्लियर एवरीवन। अब आते हैं, दूसरा है री अक्वायर्ड राइट्स। ये भी इंड एस 103 का कॉन्सेप्ट है ना। इसमें क्या होता है, इसका 2 इंपैक्ट होता है, पहले ये बंद बोलना है, इसका 2 इंपैक्ट होता है। एक होता है नेट एसेट्स में, एक होता है पीसी में, एक होता है पीसी में। तो नेट एसेट्स में क्या करते हैं, फेयर वैल्यू में हम लोग इसका जो री एक्वायर्ड राइट्स का फेयर वैल्यू होता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, उसको हम लोग नेट एसेट्स में ऐड कर देते हैं, उसको हम लोग नेट एसेट्स में ऐड कर देते हैं। लेकिन हम लोग पीसी में एक अमाउंट रिड्यूस करते हैं। क्या अमाउंट होता है, बाय सेटलमेंट अमाउंट से हम लोग पीसी को रिड्यूस करते हैं। परचेज कंसीडरेशन को हम लोग सेटलमेंट अमाउंट से रिड्यूस करते हैं। कितने अमाउंट से, बाय लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द रीअक्वायर्ड राइट्स या टर्मिनेशन पेनल्टी। अब एक रैशनल इंसान को किसी चीज को अगर सेटल करना है तो वो क्या करेगा, चाहेगा कम से कम पे करना पड़े, कम से कम पे करना पड़े। तो बोलेगा इस राइट का फेयर वैल्यू क्या है, इस राइट का फेयर वैल्यू क्या है, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करूंगा तो पेनल्टी कितना पे करना पड़ेगा। जो लोअर होगा उस पर हम लोग सेटल करेंगे। ओके, जो लोअर होगा हम लोग उस पर सेटल करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका इंड एस 19 का सीलिंग एडजस्टमेंट। अब इसमें आपके बुक में बहुत ही एक छोटू सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए माइट भी आप इसको भूल जाओ। तो सीलिंग एडजस्टमेंट आता कब है, देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका जो पीवीडीबी होता है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, अगर फंडेड होता है, मतलब जिसके साथ प्लान असेट्स भी होता है, तो हम लोग उसको नेट करके रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरली हमारे बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो है नेट ऑब्लिगेशन का क्वेश्चन। तो उस केस में सीलिंग एडजस्टमेंट का बात आता ही नहीं है। सीलिंग एडजस्टमेंट का बात आएगा कब, अगर आपका नेट असेट्स पोजीशन आ जाए, मतलब आपका प्लान असेट्स ज्यादा हो पीवीडीबीओ से। जब आपका नेट असेट्स पोजीशन आ जाए तो आता है सीलिंग एडजस्टमेंट का पॉइंट। सो सीलिंग एडजस्टमेंट इज नथिंग बट इट्स लाइक इंपेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ नेट असेट्स। तो बोला इस केस में इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे चेक करेंगे, तो आपका नेट असेट का फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट कितना आया है और फेयर वैल्यू ऑफ रिफंड कितना आया है। जो लोअर होगा हम लोग उस पे रिकॉर्ड करेंगे, जो लोअर होगा हम लोग उस पे रिकॉर्ड करेंगे, जो लोअर होगा उस पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। लोअर का लॉजिक क्या है, बोला देखो मेरा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इतना आ रहा है, ओके इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसा मेरे को पूरा रिफंड आएगा। देखो नेट एसेट्स मतलब क्या, मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है मेरे ऑब्लिगेशन से, तो ये पैसा मेरे को रिफंड आना चाहिए ना, ये पैसा मेरे को रिफंड आना चाहिए ना। तो बोला देखो अब रिफंड कितना आएगा, लेट सपोज मेरा नेट एसेट पोजीशन आया है 20 लाख रुपया का, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अगर रिफंड की बात करें ना तो मेरे को रिफंड सिर्फ 14 लाख रुपया का ही आएगा। तो आइडियली मेरा रिकवरी कितना का होगा, 14 लाख का। मैं एसेट कितना का रिकॉर्ड कर रखा हूं, 20 लाख का, तो मेरे को अपने एसेट को इंपेयर करके 14 लाख पे लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग लेते हैं लोअर ऑफ नेट एसेट्स का पोजीशन या फिर फेयर वैल्यू ऑफ रिफंड्स, हम लोग लोअर पे लेते हैं। और जो इसका डिफरेंस होता है वो कहा जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और ये रिसाइक्लेबल नहीं होता है। एक और देख लो अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में क्या होता है बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखना, बीईपीएस ज्यादा होगा या बराबर होगा डीईपीएस के, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बीईपीएस डीईपीएस से कम हो गया हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है।
लेकिन इस रूल का भी एक एक्सेप्शन है, हां, जहां पे बीईपीएस से ज्यादा डीईपीएस हो जाए, इसका एक्सेप्शन है। चलो मैं वो एक्सेप्शन दिखाता हूं आपको, देखो। तो आपके बुक में क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट एक बात देखो, यहां पढ़ रहा हूं। बोला अगर आपका इवन इफ डीईपीएस इज ग्रेटर देन बीईपीएस, बोला इवन इफ डीईपीएस इज ग्रेटर देन बीईपीएस बट ड्यू टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन स्टिल इंक्रीज डीईपीएस विल बी रिपोर्टेड। देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपका कंटिन्यूड ऑपरेशन था, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था। कंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या हो रहा है देखो तो, बीईपीएस ज्यादा है, डीईपीएस कम है। लेकिन डिसकंटिन्यूड में क्या हो गया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या हो गया, आपका डीईपीएस ज्यादा है, डीपीएस ज्यादा है, बीपीएस कम है। देखो नेगेटिव 5.25, नेगेटिव 4.375, तो डीपीएस ज्यादा हो गया ना, डीपीएस ज्यादा हो गया ना। तो बोला होने दो, होने दो। क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूड है, फ्यूचर में आएगा ही नहीं, फ्यूचर में आएगा ही नहीं। बोला ये जो रूल है ना कि बीपीएस ज्यादा होना चाहिए डीपीएस से या बराबर होना चाहिए, दैट इज फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अगर डिसकंटिन्यूड में आ रहा है ऐसा तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ज्यादा ही रिपोर्ट कर देंगे, होने दो, ज्यादा ज्यादा ही रिपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ये एक्सेप्शन है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सुपर 75 में भी कवर कराया है। ओके ना, तो ये हो गया आपका अर्निंग पर शेयर का पॉइंट। अब नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इंड एस 108 से आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। आपको याद होगा उसमें लिमिट नंबर 1, पहला लिमिट में क्या था, अगर आपका किसी सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा होता है ओवरऑल रेवेन्यू से, तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल है। अगर सेगमेंट का रिजल्ट 10% या उससे ज्यादा होता है ओवरऑल रिजल्ट से, तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल है। अगर किसी सेगमेंट का असेट 10% या उससे ज्यादा होता है टोटल असेट से, तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल है। तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल है। अब इसी में जो रिजल्ट्स वाला था, अब एक बात समझो, अगर किसी कंपनी के पास 6 सेगमेंट्स हैं, उसमें से 3 सेगमेंट प्रॉफिटेबल हैं और 2 सेगमेंट लॉस मेकिंग है, तो हम लोग कैसे निकालें इस केस में? तो बोलता है स्टैंडर्ड, क्या बोलता है, बोला जो सेगमेंट प्रॉफिटेबल है उनको अलग करो, जो सेगमेंट लॉस मेकिंग है उनको अलग करो। अब सारा का प्रॉफिट को ऐड करो, सारा का लॉस को ऐड करो, जो दोनों का हायर होगा उसको बेंचमार्क बनाओ, अब उससे सबको कंपेयर करो। तो देखो मैंने सब कंपेयर क्वेश्चन भी ले लिया। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 5 सेगमेंट्स हैं, 3 प्रॉफिटेबल हैं, 3 प्रॉफिटेबल, 1 2 3 प्रॉफिटेबल है, 2 लॉस मेकिंग है। तो हमने क्या किया देखो तो, हमने पहले प्रॉफिटेबल वाले का सारा का प्रॉफिट ऐड कर लिया और lॉस मेकिंग वाले का सारा लॉस ऐड कर लिया। तो हायर कितना आया 8280, हायर कितना आया 8280। अब इस 8280 को बेंचमार्क बनाएंगे, सबको कंपेयर करेंगे, मतलब 7800 बाई 8280 बाई 8280 बाई 8280, सबको कंपेयर करेंगे इसी अमाउंट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सबको 8280 से ही कंपेयर करेंगे और अपना परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज आया 9.42, 18.11, 27.78, 54.35, 72.46। अगर 10% ज्यादा है तो रिपोर्टेबल, मतलब ये रिपोर्टेबल 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 रिपोर्टेबल। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट आ रहा है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। तो इसमें आ रहा है सबसे पहला फाइनेंशियल गारंटी। तो फाइनेंशियल गारंटी हम लोग इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स ड्यू टू गारंटी। किस इंटरेस्ट रेट से, एट इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट गारंटी। याद है कि 8%, 11%, 3% का फायदा, 10 लाख का लोन, 30,000 का फायदा 3 साल तक, और 3 साल तक फायदा, और प्रेजेंट वैल्यू किससे निकाला 11% से। अगर क्या इंटरेस्ट रेट होता अगर गारंटी नहीं मिलता तो इससे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मुझे ये डिस्कस नहीं करना था, ये तो मैंने बोनस आपको समझा दिया। हमें डिस्कस करना है सब्सिक्वेंटली व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। इट इज द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स। हायर लेना होगा। क्यों हायर? लेट सपोज मैंने जो सब्सिडरी के बिहाफ में गारंटी दिया उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स हो रहा है लेट सपोज 20,000, लेकिन इस गारंटी कारण हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मेरे को सब्सिडरी के बिहाफ में लोन रिपे करना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। तो गारंटी के कारण मेरा ऑब्लिगेशन कितना का हो गया 1 लाख रुपए का, राइट। जो हायर होगा वो मेरा ऑब्लिगेशन है, हायर होगा वो मेरा ऑब्लिगेशन है। तो मेरा ऑब्लिगेशन कितना का हो गया 1 लाख रुपए का, तो मुझे 1 लाख पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो डिफरेंस होता है वो जाता है एफवीटी पीएनएल से पीएनएल में। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट असेट। याद है क्या, आप असेट को डी रिकॉग्नाइज तो कर देते हो बिकॉज यू हैव ट्रांसफर्ड द असेट विद सब्सटैंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, बट आपने उसमें गारंटी दे दिया है, तो हम लोग गारंटी को रिकॉर्ड करते हैं बाय द नेम
कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट असेट। तो हम लोग यहां पे रिकॉर्ड करते हैं कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट असेट और एक रिकॉर्ड करते हैं एसोसिएटेड लायबिलिटी। तो एट व्हाट वैल्यू डू वी रिकॉर्ड कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट असेट? वी रिकॉर्ड एट लोअर ऑफ, वी रिकॉर्ड एट लोअर ऑफ जितना आपने गारंटी दिया है या फिर जो कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स होगा, जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करते हैं। सर एज ए बोनस टिप बता दो ना, एसोसिएटेड लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करते हैं? सो एसोसिएटेड लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट गारंटी अमाउंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ सच गारंटी, प्लस फेयर वैल्यू ऑफ सच गारंटी। डिफरेंस कहां जाता है? पी एंड एल। नाउ नेक्स्ट है आपका इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट से। तो उसमें याद है क्या, दो मार्केट होता है, प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। अगर आपको प्रिंसिपल मार्केट मालूम है तो उसमें जो वैल्यू है हम लोग वही लेंगे, लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल मार्केट नहीं मालूम है तो हम लोग जाते हैं मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में। तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैसे निकालते हैं? जिस मार्केट में सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा वो होता है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। ना मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि वी टेक मार्केट प्राइस माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब इसमें जिस मार्केट में भी ये हायर होगा वो मेरा हो जाएगा मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। और उस मार्केट में जब हम लोग फेयर वैल्यू निकालेंगे तो क्या लेंगे? मार्केट प्राइस माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लेंगे। अब जो आने वाला है ये तो बच्चों को मालूम है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मेजरमेंट कैसे होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। चलो एज ए बोनस टिप बता देता हूं, एनआरवी का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। लेकिन यहीं अगर आपका वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो एनआरवी का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। ओके, नाउ अब चलते हैं इंडेमनिफिकेशन एसेट इंड एस 37 पे। तो इंडेमनिफिकेशन से हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बोनस टिप में बता रहा हूं, इंडेमनिफिकेशन से हम लोग रिकॉर्ड तभी करते हैं अगर ये वर्चुअली सर्टन होता है। तो अगर वर्चुअली सर्टन नहीं है तो इसको हम लोग डिस्क्लोज करते हैं एज ए कंटिंजेंट असेट। इसको हम लोग जब रिकॉग्नाइज करते हैं तो पी&एल में प्रोविजन का अमाउंट और इंडेमनिफिकेशन का अमाउंट को नेट करके हम लोग पी&एल में रिकॉर्ड करते हैं, नेट एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में प्रोविजन अलग आएगा, इंडेमनिफिकेशन सेट अलग आएगा। ओके, नाउ एक बात अब जो ध्यान में देने की है यहां पे कि इंडेमनिफिकेशन एसेट शुड नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, इट शुड नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। फिर आता है आपका एक और प्रोविजन फॉर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या बोलता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉस मेकिंग है, जो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यू आर बाउंड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बोला इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन? तो आप देखो, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हो तो कितना का नुकसान होगा? इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप सेटल करोगे तो कितना का पेनल्टी पे करना पड़ेगा? जो लोअर है उस पे आप प्रोविजन बनाओगे। लोअर क्यों? एक रैशनल इंसान हमेशा लोअर लॉस लेना चाहेगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में लेट सपोज हमें 100 यूनिट्स बनाना था, 100 यूनिट्स बनाना था और एक यूनिट बनाने का सेलिंग प्राइस होता है 5 रुपया और उसको हम लोग कॉस्ट लगता है 6 रुपया, तो कितना हो गया? हर एक यूनिट में 1 रुपया का नुकसान। 100 यूनिट बनाना है तो कितना का नुकसान? 100 रुपया का नुकसान। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम कैंसिल कर दें तो मेरा 90 रुपए का पेनल्टी लगेगा। तो बताओ मैं क्या करूं? 100 रुपए का नुकसान बियर करूं या 90 का पेनल्टी पे करूं? 90 का पेनल्टी पे करेंगे, राइट? तो लोअर अमाउंट का प्रोविजन बनाते हैं, लोअर अमाउंट का प्रोविजन बनाते हैं। आपका शेड्यूल 3 में लिमिट्स फॉर मटेरिटी दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है? 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या 10 लाख विच एवर इज हायर, जो भी हायर हो उतना उस पर रिकॉर्ड करना होगा आपको। ठीक है, लेट सपोज 1% ऑफ रेवेन्यू हैपेंस टू बी 15 लाख, तो आपका मटेरिटी कितना हो गया? 15 लाख। लेकिन 1% ऑफ मटेरिटी हैपेंस टू बी 6 लाख, तो आपके लिए मटेरिटी कितना हो जाएगा? 10 लाख। मतलब 10 लाख से नीचे नहीं जा सकते हैं हम लोग। ओके, सो ये मैंने हायर और लोअर वाला पूरा आपको समझा दिया। ये वाला वीडियो को आपने देख लिया होगा, इसका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पे देख लेना। दैट्स ऑल फॉर डे, थैंक यू गाइस, बाय बाय।